हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम लेटर क्रेडिट का पार्ट 5 देखेंगे। आज हम इस पार्ट में इसका पार्ट 5 देखेंगे। आज हम इस पार्ट में जो इनको टर्म्स है जिनके बारे में हमने लास्ट पार्ट में जिक्र किया था, लास्ट पार्ट में मेंशन किया था, जो कि इंटरनेशनल जब भी बिजनेस होता है उसमें काम आती है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस होता है तो इंटरनेशनल जो कमर्शियल टर्म्स होती है उनके बारे में आज हम देखेंगे। पहले अभी हमने एलसी वेलसी देखा था। बिल ऑफ लेडिंग भी देखा था हमने। आज हम देखेंगे इनको टर्म 2020। पहले हम देखेंगे इनको टर्म क्या होती है। इनको टर्म शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। ये एक थ्री रिलेटेड ट्रेड टर्म होती है। बेसिकली क्या होता है, जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट होगा तो एक जना एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो चाइना से या यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट हो रही है इंडिया में। तो उस केसेज में क्या होता है कि इनको टर्म होती है, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो सेल है, वो गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स की जो टर्म्स है, सेल ऑफ गुड्स की जो टर्म है कि भाई किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या कॉस्ट होगी, किसकी क्या रिस्क होगी, उसको डिफाइन करना पड़ता है। अगर आपने उसको डिफाइन नहीं किया होगा तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए क्या होगा कि एक आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ टर्म्स डिफाइन की हुई है। उनको उनके हिसाब से इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स उनको बोलते हैं, और उन्होंने 11 ये टर्म्स डिफाइन की हुई है, और वो बताता है कि भाई कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको टर्म का जो लास्ट वर्जन था वो 2010 है, और इस साल जो 2020 है वो रिवाइज हुआ है, तो अब से 2020 एप्लीकेबल होगा। इनको टर्म्स में जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, वो आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको इनको टर्म्स का मतलब समझ में आ जाए। कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में सपोज करो कि हम यूएसए से कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं, सेलर इज इन यूएसए और बायर है इंडिया में। अपन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल आप है गुजरात में, और यूएसए से आप कोई भी सामान कोई भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब भी यूएसए से इंडिया में जब भी मटेरियल डिलीवर होगी तो बहुत सारे भेजे जाएंगे कि एक डायरेक्ट नहीं आएगा। कि सबसे पहले क्या होगा कि सेलर अपने प्रीमाइसेस पे सामान बनाएगा, जो भी है लाएगा, और उनको किसी ट्रक में लोड करेगा। और उस ट्रक में लोड करने के बाद उस ट्रक में लोड करने के बाद ये उसी कंट्री में, जो ये इंपोर्ट वाली कंट्री है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई जिससे हम मतलब जो यूएसए वाली है उस कंट्री के अंतर्गत जो है। और एक होगा कि इंडिया के अंतर्गत जो भी, या इस यहाँ पर ले सकते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट, यहाँ से लेकर इंडिया में, ये इंडिया है। और बीच में क्या होगा कि भाई एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, ये यूएसए ये इंडिया है, और बीच में ट्रांसपोर्ट का मीडियम वो या तो हो सकता है एयर से या वाटर से या रोड से या इनलैंड या रोड से या रेल से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मतलब वाटर एयर या जो है, जो रोड से या रेल से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये यूएसए वाली कंट्रीज है, इसमें भी कुछ घटनाएं होनी है। इंडिया वाली कंट्री है, उसमें भी कुछ कुछ घटनाएं हुई, तभी आपके पास मान लो इंडिया में आपको मटेरियल चाहिए गुजरात में अहमदाबाद में, तो वो पहुंचेगा। यूएसए से आप मंगा रहे हो, किसी भी कंट्री न्यूयॉर्क सिटी से आपको मटेरियल मंगा रहे हो, तो वो, या चाइना से आपको मटेरियल मंगा, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि वो जो सेलर है इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मटेरियल यहाँ पर आएगा कि भाई उसको उसके प्रीमाइसेस से वो एयरपोर्ट तक जाएगा, या हो सकता है कि पोर्ट तक जाएगा, किसी भी बंदरगाह तक वो मटेरियल जाएगा। उसमें क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे काम हो गए। एक तो यहाँ जाना, दूसरा वो शिप में लोड होना अनलोड होना, ये काम होगा। शिप में लोड करना है, इसमें लोड करना है, ये यहाँ जाएगा ये जाएगा, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होगी, कॉस्ट होगी, खर्चा होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें ये काम और होगा कि यहाँ पर जो भी कंट्री यूएसए से है, तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, सारा जो जब भी यहाँ पर एक्सपोर्टिंग कंट्री है तो यहाँ पर जो है ये इसको
एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जो भी क्लियरेंस चाहिए, मान लो कि एक्सपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी कंट्री से कोई एक्सपोर्ट होगा तो कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उस कंट्री को देना पड़ेगा, उस कंट्री की जो भी अथॉरिटी जो उनको देना पड़ेगा, तो वो एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी होगा यूएसए। यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होगा पूरा पूरा, उसके बाद यहाँ पर पोर्ट पे आएगा, फिर उस पर अनलोड होगा, फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होगा और बायर के पास जाएगा, और ये यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जहाँ पर बहुत सारे कॉस्ट है, रिस्क है, और किसकी जिम्मेदारी है भाई, किसको करवाना पड़ेगा, एक किसकी कॉस्ट है ये काम, और किसकी रिस्क है, अगर मान लो मटेरियल खो जाए, कुछ हो जाए, मटेरियल को नुकसान हो जाए, तो किसकी रिस्क है, किसकी है। तो ये सब चीज़ें डिफाइन की हुई, अगर ये डिफाइन नहीं की जाएगी तो जब ये घटनाएं होगी तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो इसमें ये आपको इसमें क्या है कि 11 इनको टर्म्स डिफाइन की गई है। तो ये 11 इनको टर्म्स है। हम सबसे पहले इनको इरेज कर देते हैं। इलेवन इनको टर्म्स है EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, ये टोटल 11 टर्म्स हैं। EXW की फुल फॉर्म है एक्सवर्क्स, FCA का फ्री कैरियर, FAS का मतलब फ्री अलोंगसाइड शिप, FOB का मतलब फ्री ऑन बोर्ड, CFR का मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट, CIF का मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CPT का मतलब कैरीज पेड टू, यहाँ पर कॉस्ट पेड टू है, उसकी जगह ये आएगा कैरीज पेड टू। CIP का मतलब है कैरीज एंड इंश्योरेंस पेड टू। DPU है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोड, DAP का मतलब है डिलीवर्ड एट ए प्लेस, एंड DDP का मतलब डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ठीक है, ये इसके कुछ कंसेप्ट है। अब सबसे पहले हम एक वन बाय वन सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले होता है एक्स वर्क्स। एक्स वर्क्स का मतलब क्या होता है कि जो सेलर है वो सेलर के जो प्रीमाइसेज पे ही जो अपना मान लो सेलर जैसे मान लो कि एक्स वर्क्स है, तो इसको कैसा लिखा जाएगा, हमारे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें लिखा जाएगा एक्स वर्क्स। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जब भी ये इनको टर्म होती है उसमें आपको यह लिखना होता है प्लेस, जहाँ पर भी सेलर को डिलीवर करना है मटेरियल, जहाँ तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके आगे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, वो पॉइंट यहाँ लिखना पड़ता है। तो एक्स वर्क्स, और यहाँ पर आपको इनको टर्म लिखना पड़ेगा, इनको टर्म्स 2020, उससे तभी आपकी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहेगा। इसका मतलब तभी ये होगा कि भाई ये इनको टर्म के लिए एप्लीकेशन है, इससे ये इंडिकेट होगा। एक्स वर्क से ये इंडिकेट होगा कि भाई कौन सी इनको टर्म लगा रही है, 3 लेटर का टर्म है ये इंडिकेट, और कहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया कि जो सेलर का प्रीमाइसेज है वहाँ पर, तो सेलर की प्रीमाइसेज का एड्रेस आपने यहाँ डाल दिया। इसका मतलब क्या होता है, एक्स वर्क्स वाला जो केस होता है ना सेलर के प्रीमाइसेज पे, इसका मतलब है कि सेलर अपने गोदाम में मटेरियल बनाएगा और उसको जो पैकिंग करके उसको रख देगा कि भाई ये मेरा मटेरियल है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो बायर है वही सारा इंतजाम करेगा कि वही वही अपना ट्रक लाएगा, वहां से उसमें से उठाएगा मटेरियल, उसमें डालेगा, उसमें लोड करेगा, उसके बाद उसको कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, शिप पे लाएगा, यहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फिर यहाँ से लाएगा, फिर यहाँ पर जब यहाँ पर इस कंट्री में आते हैं, इस कंट्री में भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट क्लियरेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो कि शिप से उतर जाएगा, उसके बाद इंपोर्ट क्लियरेंस कराना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा। जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, वो पे करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। तो ये सारे काम किसके हैं, बायर के सारे काम है। और एक्स ऑक्स में केवल सेलर के बहुत कम काम रहते हैं। तो जो सेलर है वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जो हमने बनाया हुआ है ना, ये कि रिस्क कहाँ ट्रांसफर होती है और किसकी क्या ऑब्लिगेशन है वो बनाया हुआ है। तो सेलर की जो ऑब्लिगेशन मतलब सेलर की जिम्मेदारी कहाँ तक है, उसके प्रीमाइसिस तक है। आगे की जिम्मेदारी किसकी है, आगे की सारी जिम्मेदारी, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है, बायर की है। और सेलर की जो सेलर है उसके पे कोई रिस्क नहीं रहेगी, केवल रिस्क कहाँ तक रहेगी, सेलर पे जहाँ पर भी उसने प्रीमाइसेज पे एक्स वर्क्स हुआ है वहाँ पर रहेगा। एक्स वर्क का मतलब उसी के प्रीमाइसेज पे, जो भी सेलर है उसके प्रीमाइसेज पे वो एक्स वर्क्स का मतलब ये होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको एक्स वर्क का डेफिनेशन समझ में आ गया। इसी को हम क्या है कि
जो ये इनको टर्म्स का डिवीजन है ये भी हम बाद में समझेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा कि जो जो इनको टर्म्स है, जो एक्स वर्क्स में क्या है कि सेलर्स मिनिमम ऑब्लिगेशन इज द सेलर ओनली हैज टू मेक द गुड्स अवेलेबल एट इट्स लोकेशन। सेलर डज नॉट लोड द गुड्स ऑन द कलेक्टिंग व्हीकल एंड डज नॉट क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। वो लोड भी नहीं करता है, नहीं उसको एक्सपोर्ट क्लियरेंस वगैरह कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बायर को ही सारी कॉस्ट बियर करनी है, एक्सपोर्ट की चाहे इंपोर्ट की, फिर इंश्योरेंस कराना पड़े, चाहे कोई भी रिस्क हो, सब कुछ किसको बियर करनी है, बायर को। बायर को फिर जब उसकी कंट्री में आ जाएगा तभी इंपोर्ट की जो जो कस्टम है वो भी उसको ही पे करना है। ठीक है, तो जो ये एक्स वर्क्स है, जो एक्स वर्क्स है ये जो है सबसे ज्यादा सेलर के फेवर में है और बायर के सबसे कम फेवर में। तो आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो आपको कौन सी इनको टर्म चूज करनी है, ये देखना है किसमें आपको किससे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, आपके लिए सबसे फेवरेबल कौन सी है। तो कोई भी व्यक्ति जब ये चूज करेगा, जब कोई ऐसी कंट्री से वो डील कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ऐसी कंट्री से वो डील कर रहा हो जहां पर उसका ऑलरेडी कोई फ्रेट फॉरवर्डर हो, कोई ट्रक वाला हो जो सारा काम उसके लिए करके देते। मान लो आप ऐसी कंट्री में डील करो जहां पर आपका कोई जानकार नहीं है, आप बायर हो, सामान खरीद रहे हो, तो ये सब काम कैसे करवा पाओगे। तो उस केस में आप एक्सपर्ट्स को प्रीफर नहीं करोगे। अब इसमें क्या है कि जो इनको टर्म्स है, इसमें क्या है कि इनको जो इनको टर्म्स है उनको क्या कर सकते हैं कि अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है ना, ये जो ये तीन ये वाली जो होती है, ये जो होती है ये वाली जो टर्म्स होती है ई एंड एफ से चालू होगी। चाहे तो हम 4 से भी कर सकते हैं, ई और एफ वाला अलग, सी और डी वाली इनको टर्म अलग। तो जो ई वाली होती है उसका मतलब होता है केवल मतलब इसमें कुछ भी इंपोर्ट, जो एक्सपोर्टर है उसकी कंट्री में उसके एक्सपोर्टर के घर पे ही, एक्सपोर्टर की जो प्रीमाइस है, जो उसका वेयर हाउस है, उसी पे सामान है। ऐप का मतलब भी, जो ई एंड ऐप कंबाइंड है, ऐप का मतलब भी क्या हो गया कि ये जो मटेरियल है एक्सपोर्टर की कंट्री तक ही है। ऐप तक का मतलब है एक्सपोर्टर की कंट्री तक। और सी का मतलब होता है कैरिज इन्वॉल्व हो गया, कैरिज का मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो गया, तो वो सी वाली यहाँ तक आ जाएगी। और जो ये डी वाली चलती है ना, वो यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक जो कि बायर के प्रीमाइसेस तक, या बायर ने कोई डेस्टिनेशन बता रखा है वहां तक आ जाएगी। तो इसलिए जो है ये इनको टर्म्स इनको 3 डिवीजन में दिया हुआ है कि डी ई वाली है डिपार्चर तक, ऐप का मतलब प्री कैरीज, मतलब जो कि प्री कैरीज से पहले, मेन कैरीज का मतलब जो भी कैरीज हो रहा है एयर से, वाटर से, या रोड से, या रेल से, इस टाइप के जो कैरीज हो रहे हैं उन कैरीज को मेन कैरीज बोलते हैं, जो बीच में जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट कर रहा है। अंदर इन एक कंट्री में जो कैरीज हो रहा है, मतलब कि जिसमें मान लो यूएसए में जो कैरीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्री कैरीज। और जो जो इंडिया में आने के बाद मटेरियल का कैरीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ओन कैरीज। तो ये इनको टर्म्स को भी इस तरीके से डिवीजन किया गया है। अभी हम आप लोगों को लग रहा होगा कि हम अलग अलग स्लाइड्स में जाके अलग अलग चीजें बता रहे हैं, पर जब आप इनको एक साथ फिर पूरा समझ जाएंगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो फिर आपको इनको कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज को बस केवल कंसेप्ट समझना है। अब हम चलते हैं दूसरा एफ में। जो एफ होता है उसमें उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्री कैरियर। इसमें हम लोग इसमें जो एफ वाली जो टर्म होती है उसमें क्या होता है, उसमें से जो एक्स वर्क्स है उसमें तो ऐसा होता है, एफ वाली जो टर्म होती है उसमें क्या होता है कि जो आपके पास मान लो कि हाँ आप लोग ट्रांसपोर्ट जो बायर है उसका जो कोई भी ट्रक है, बायर ने बोला कि यार इस ट्रक में तुम क्या कर दो कि मेरा सामान लोड कर दो इस ट्रक में। तो जो सेलर क्या करेगा, जो इसका भी जो भी इसका ट्रक है, या उसने बोला कि यार ये व्यक्ति का ट्रक आएगा उसमें आप क्या करो सामान लोड कर दो, तो कैरियर पे फ्री, मतलब कैरियर मतलब जो ट्रक है उस पे सामान क्या कर देगा सेलर, लोड कर देगा। उसके बाद बस मतलब अपने प्रीमाइस से उसे उठाकर जहां पर भी जो भी उसके उसके जो भी वहां पर ट्रक आएगा उसमें वो क्या कर देगा, लोड कर देगा। बाकी काम कोई किसको करना है, बाकी सारा काम कर, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस करना है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करवाना है, ये सब कुछ आना है, इंपोर्ट सब कुछ काम कौन करेगा, बायर करेगा। सेलर क्या काम करेगा, केवल ट्रक पे जो ट्रक है उस पे क्या करेगा, लोड करवा देगा, फ्री कर देगा। फ्री का मतलब कैरियर पे डाल के छोड़ दिया बस उसने, उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसको समझने के लिए हम इसकी वापस से जो वर्ड्स है उन पे चलते हैं।
सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द कैरियर एंड क्लियर्स द गुड फॉर एक्सपोर्ट। इसमें जो सेलर का जो काम है, एक तो वो है कि गुड्स को डालना है, पर एक्सपोर्ट के लिए भी कौन क्लियर करेगा? सेलर को ही करना है। सेलर को ही क्या करना है? एक्सपोर्ट के लिए, ताकि भाई उससे क्या हो कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो कर देगा, कि भाई जो एक्सपोर्ट के लिए जो भी क्लियरेंस चाहिए गवर्नमेंट से, जो भी अथॉरिटीज से, वो काम दोनों कर देगा। Once the goods have been delivered to the carrier, buyer takes all the responsibilities। जो भी कॉस्ट होगी या रिस्क होगी वो किसकी होगी? बायर की होगी। चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो उस पर कैरियर डालने के बाद, फिर उसके बाद जो भी जो मेन कैरिज है उसकी कॉस्ट हो, चाहे उसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट हो, चाहे फिर वहां पर पहुंचने के बाद इंपोर्ट क्लियरेंस की कॉस्ट हो, चाहे मटेरियल पहुंचेगा वहां पर जो ट्रांसपोर्ट, सारा कॉस्ट किसकी होगी? बायर की होगी। अब ये जो है ना एफसी है, वो क्या है कि बहुत कॉमन है, पर वो किन केसेज में कॉमन होता है? फॉर एग्जांपल अपन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे पास पाकिस्तान से हमारे पास, या इंडिया से पाकिस्तान में कोई भी, या पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल हम समझते हैं पाकिस्तान से इंडिया में कोई मटेरियल आ रहा है, ऐसा मटेरियल जो इंडिया में नहीं अवेलेबल है या अफगानिस्तान से आ रहा है, और वो इनलैंड आ रहा है, तो वो क्या होगा कि जो वहाँ का पाकिस्तान का सेलर है, हमारा कोई भी ट्रक होगा या कोई भी ट्रक होगा, उसमें क्या करेगा? सामान लोड कर देगा और एक्सपोर्ट क्लियरेंस दे देगा, और ये हमारे इंडिया में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो जब भी ये जो इनलैंड जो भी रोड से या रेल से जो ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें एफसीए वाली टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है। उसमें एफसी वाली टर्म इसलिए ज़्यादा यूज होती है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एफसीए में। बाकी केसेज में क्या होगा कि ये चीज़ यूज नहीं कर सकते हैं, जब भी अगर रोड या रेल ट्रांसपोर्ट नहीं है, वाटर ट्रांसपोर्ट है तो उस केस में नहीं होगा, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि शिप भी है, उसमें ऑन बोर्ड कराना है मटेरियल को, ये सब चीज़ें हैं, फिर वो क्योंकि डायरेक्ट आ नहीं सकता। पर ये जो इसने जो ट्रक डाला, वो इंडिया पाकिस्तान वाला ट्रक फिर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? इंडिया में आ जाएगा। उसको बीच में कहीं उस किसी टाइप का ऐसा नहीं कि अनलोड करना पड़ेगा फिर लोड करना पड़ेगा। इंडिया के कोई भी जहां पर भी उसको डिलीवर करवाना है वहां डिलीवर हो सकता है। तो एफसीए वाली टर्म्स है, वो एक एग्रीड प्लेस पे आप फ्री कैरियर करवा रहे हैं, तो उस केसेज में यूज होती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप चाहो तो इसको किसी वेयर हाउस पे भी करवा सकते। जो फ्री कैरियर है वो फ्री कैरियर मतलब कहीं भी हो सकता है, ये कोई भी एग्रीड प्लेस पे, कि भाई ट्रक यहाँ आएगा कहीं, या हो सकता है कि भाई जो पोर्ट है हमारा, एयरपोर्ट है, वहां पर ऐसा हो, सेलर ये भी सेलर को ये हो सकता है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि भाई पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे जाके आप हमारे वहां पर एक जो हमारा प्लेन है उसमें आप या जो हमारा जो भी कैरियर है उसमें आपको क्या करना है? सामान लोड करना है। वो जिम्मेदारी हो सकती है एफसीए में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक और टर्म आती है एफएएस, एफओबी, सीएफआर और सीआईएफ। जो ये चारों टर्म है, एफएएस, एफओबी, सीएफआर और सीआईएफ, ये जो टर्म है ये केवल ये जो टर्म्स है केवल वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है। जब भी मेन कैरिज है जो कि किससे हो रहा है? वाटर से हो रहा है, मतलब कि ओशियन ट्रांसपोर्ट हो रहा है या रिवर वाला ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तभी एफएएस में क्या होता है कि जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि वो मतलब जब भी किस में यूज होगा? केवल एफएएस वाटर में यूज होगा, वाटर में यूज होगा, ओनली वाटर में। तो ये वाली भी वाटर में। तो उसमें क्या करेगा कि जो शिप के किनारे, मतलब जो शिप के वहां पर जो मटेरियल है वहां पर वो क्या करेगा? वहां पर जाके रख देगा अलोंग साइड द शिप। फिर सेलर की जिम्मेदारी रहेगी उसको लोड करवाना वेसल में, शिप में जो है वो लोड कराना, और उसके बाद उसके आगे का जो भी कोस्ट है वगैरह है सब कौन 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 बियर करेगा? जो बायर है वो बियर करेगा। एफएएस में क्या होता है कि जो पोर्ट ऑफ लोडिंग है वहां पर जो शिप है उसके अलोंग साइड इसको रखना होता है, और यहाँ से ही रिस्क ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ से ही क्या हो जाती है? रिस्क ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं एफएएस के बारे में। फ्री अलोंग साइड शिप, सेलर डिलीवर्स द गुड्स अलोंग द साइड द वेसल एट द नेम्ड पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए कौन क्लियर करेगा गुड्स? वो करेगा। कौन करेगा? जो भी एक्सपोर्टर है वो करेगा। जो एफसीए है, जो एफसी है फ्री कैरियर, उस केस में भी वही करेगा क्लियर एक्सपोर्ट के लिए गुड्स। और एक्स वक्स जो है उसमें कुछ नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो आपको ये इनका डिफरेंसेस भी ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो फ्री अलोंग साइड शिप है, इसमें क्या होता है कि इनमें जो यूज होगा वो ऐसा, ये एफएएस ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा जैसे मान लो चाइना से मटेरियल आ रहा है तो लिखना पड़ेगा संघाई पोर्ट, संघाई पोर्ट, एफएएस संघाई पोर्ट इनको टर्म्स
2020। तो यहाँ पर जो ये इनकोटर्म्स इसके जो साइड में होता है वो जो प्लेस लिखा जाता है, इसका मतलब है कि मटेरियल जो बायर जो सेलर है वो कहाँ मटेरियल डिलीवर करेगा, मतलब संघाई पोर्ट पे वो शिप के अलोंग साइड वो मटेरियल डिलीवर कर देगा। इस तरीके से लिखी जाएगी एफएस। और एफएस केवल किसके लिए यूज की जाएगी, जब भी वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तब। ठीक है। बायर बियर्स ऑल द कॉस्ट फ्रॉम दैट इंक्लूडिंग कार्गो में जो बोर्ड मान लो कि वो यहाँ पर शिप के साइड में रख देगा, उसके बाद इसको कार्गो में लोडिंग करनी है वो भी बायर करेगा, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंश्योरेंस भी वही बियर करेगा। फिर उसके बाद मटेरियल आएगा तो इम्पोर्ट वगैरह तो उसको करना ही है सारा बायर को। ठीक है। और जो ये टर्म है केवल ओशियन या इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जा सकती है। तो जो वाटर वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसमें 4 टर्म यूज हो जाती है, एफएएस, एफओबी, सीएफआर और सीआईएफ। जो बाकी वाली जो टर्म्स होती है जैसे ये सारी देख रहे हैं वो ये जो ये दोनों कोई सा भी मोड हो, वाटर हो एयर हो, सबके लिए यूज की जा सकती है। पर एफएएस, एफओबी, सीएफआर और सीआईएफ किसके लिए यूज की जा सकती है, केवल वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एफएएस क्या है, एफओबी क्या है। अब हम पढ़ेंगे एफओबी। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, यहाँ पर भी जो पोर्ट है उसका नाम डालना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल संघाई पोर्ट। और फिर उसके बाद क्या डालना पड़ेगा, इनकोटर्म्स का जो भी वर्जन है इनकोटर्म्स 2020, आप जिसको भी रेफर कर रहे हैं वो ऐसे लिखना पड़ेगा जब भी कॉन्ट्रैक्ट में उसमें। उसका मतलब क्या हो गया कि जो जो सप्लाई जो सेलर है वो क्या करेगा, जो भी बायर ने जो वेसल बनाया है, मतलब जो भी उसने बताया कि यार इस वाले वेसल में तुम शिप के इस वाले वेसल में तुम्हें क्या करना है, मटेरियल बोर्ड पे डालना है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सेलर का काम है वो जो वेसल है उसके बोर्ड पे वो मटेरियल लोड कर देगा। फिर उसके बाद ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप एंड क्लियर्स द गुड फॉर एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद जब क्या होता है कि जो सारी जो रिस्क है एक बार उसने लोड कर दिया, उसके बाद किसकी रिस्क हो जाएगी, सारी की सारी। और जो जो रिस्क है वो किसकी हो जाएगी, बायर की हो जाएगी। और बायर उसके बाद की सारी कॉस्ट है वो भी किसकी हो जाएगी, बायर की हो जाएगी। एफओबी का मतलब बायर की हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो है ना वो एफओबी, देखो आप ये एक्स वक्स यहाँ तक था, और जो एफ है जो फ्री एफ सी है वो हो सकता है यहाँ हो या यहाँ हो। ठीक है। एफ का मतलब हो गया फ्री अलोंग साइड शिप हो गया। और एफ का मतलब क्या हो गया कि उसने क्या कर लिया कि एफ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर उसने यहाँ पर जो है वेसल में लोड कर दिया है, किसने, बायर ने क्या कर दिया, एफ यहाँ पर कर दिया। पर ये जो हमने देखा था ना एफ, इसमें क्या होगा उसके बाद सारी जो खर्चा है वो किसका है, बायर का खर्चा है। ठीक है। अब इसके बाद आता है सी एफ आर। इसमें क्या है, सी एफ आर में कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसमें क्या, इसमें होता क्या है कि जो जो सेलर है वो एक काम और एक्स्ट्रा कराता है कि जब भी आपका मेन कैरीज चल रहा है, ये जो भी मेन कैरीज हो रहा है मतलब जहां पर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस दौरान, जो उस दौरान क्या कर रहा है कि सेलर क्लियर्स द गुड फॉर एक्सपोर्ट तो कर ही रहा है, पर उसके साथ साथ जो एफओबी में क्या था कि उसने बोर्ड किया था, उसके बाद उसका एक काम और कर देता है कि यार वो एक काम और कर देता है कि भाई मैं फ्रेट का भी पेमेंट कर दूंगा, ये वाटर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना उसका जो फ्रेट का भी पेमेंट कर देता है। और मिनिमम इंश्योरेंस, एक मिनिमम इंश्योरेंस कराना पड़ता है उसको, जो कि वो जो मिनिमम एक इंश्योरेंस कराना पड़ता है वो काम और कर देता है, मतलब कैरीज कॉस्ट भी दे देता है एज वेल एज जो वो क्या कर देता है कि मेन कैरिज की कॉस्ट भी दे देता है। और दूसरा काम क्या करता है कि वो जो इंश्योरेंस है वो मिनिमम इंश्योरेंस भी क्या करा देता है, मिनिमम इंश्योरेंस कवर करा देता है, मतलब कॉस्ट भी कर देगा, इंश्योरेंस भी कर देगा और फ्रेट भी कर देगा। इससे पहले एफओबी में जो मेन कैरिज जो ग्रुप सी है ये हमारा रह गया था, हम इसको देखेंगे, पहले हम सी एफ आर को देख लेते हैं, सीआईएफ को बाद में देख लेते हैं। ठीक है। तो जो मेन कैरिज है उसमें एक होता है कॉस्ट एंड फ्रेट। उसमें क्या होता है कि जैसे एफओबी मतलब क्या था कि वेसल पे उसने ऑनबोर्ड कर दिया, इसमें क्या करेगा कि वो इसको हम यहीं से देख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कि यहाँ पर जो उसने यहाँ पर पोर्ट पे करा, तो ये जो हमारा कैरीज हो रहा है इसको मेन कैरीज बोल रहे हैं। इसमें एक काम और कर सकता है जो सेलर को बोल दो कि आप यार जो फ्रेट हो रहा है उसकी भी चार्ज बियर कर लो, फ्रेट हो रहा है उसके चार्ज बियर कर लो, ये वाला एक चार्जेज, तो उसको बोलते हैं अपन सी एफ आर, कॉस्ट एंड फ्रेट। और जो सी आई एफ होता है उसमें क्या होता है, फ्रेट एफ ओ बी के साथ साथ एफ ओ बी में एक्स्ट्रा है, फ्रेट और इंश्योरेंस भी आप
बियर कर लो, तो कुछ कॉस्ट और ऐड हो जाती है। कौन कौन सी कॉस्ट ऐड हो जाती है? CFR में फ्रेट वाली कॉस्ट ऐड हो जाती है। कौन से फ्रेट वाली? ये वाला फ्रेट, ये वाला जो फ्रेट है इसकी कॉस्ट, जो इसको मेन कैरिज बोलते हैं, ये वाला फ्रेट। और CIF में क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस वाली कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे CIF। अब इन दोनों की FOB, CFR और CIF, इन दोनों तीनों ही केस में रिस्क तो तभी ट्रांसफर हो जाएगी जैसे उसने ऑन बोर्ड कर दिया वेसल। मान लो कि बीच में सी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो समुद्र के दौरान जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके दौरान गुड्स लॉस्ट हो गए, डैमेज हो गए, किसी ने पायरेट्स ने पकड़ लिया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी नहीं रहेगी? सेलर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तीनों ही केस में किसकी जिम्मेदारी रहेगी? बायर की जिम्मेदारी रहेगी, बायर की ही रिस्क रहेगी, बायर की रिस्क रहेगी। बट बस इसमें क्या है कि रिस्क वाइज तो तीनों में मामला सेम है। बस इन्होंने क्या किया, इसमें क्या किया कि फ्रेट का भी पेमेंट किसने कर दिया? फ्रेट का पेमेंट भी सेलर ने कर दिया। और CIF में क्या कर दिया? जो इंश्योरेंस का पेमेंट है वो भी एक्स्ट्रा क्या कर दिया? सेलर ने कर दिया। बस इतना सा डिफरेंस है FOB, CFR और CIF में। तो ये जो टर्म्स है FOB, CFR, CIF, ये क्या कर रहे हैं कि ये तीनों टर्म्स ही मेनली ज्यादा यूज की जाती है किसमें? वाटर ट्रांसपोर्ट में। और जब भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी टर्म्स दोनों के लिए यूज की जा सकती है, पर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो इन टर्म्स को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये इनके लिए स्पेसिफिक है, तो थोड़ा सूटेबल है इसलिए। और जो FAS है, FAS में क्या, FAS में क्या करते हैं कि जो वो शिप के अलोंग साइड खड़ा करता है, मटेरियल को अनलोड कर देता है, पर वो उसको वेसल में ऑन बोर्ड नहीं करवाता है। इतना सा डिफरेंस है। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा पहले ही, जो रिस्क है वो थोड़ा पहले तक रहती है। इतना ये चारों में डिफरेंस है। अब आप देख लिए होंगे कि जब भी मेन कैरिज तक है वहां तक कौन सी आ गई? CIF वाली आ गई है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो एक्सवर्क्स है, ये डिपार्चर वाली और ऐप का मतलब होता है यहाँ पर ये वाले जो FCA, FAS, FOB, इन तीनों में क्या हो रहा है कि भाई वाटर जो ट्रांसपोर्ट है मेन इंक्लूड नहीं हुआ है। और मेन के CFR और CIF में क्या हो गया? मेन कैरिज भी क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। जब भी जो मेन कैरिज मतलब जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कैरिज हो रहा है। प्री कैरिज मतलब जैसे USA के अंदर अंदर जो करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मटेरियल के बाद इंडिया में जो करना पड़ेगा वो अलग चीज। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला CPT और CIP। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो फ्री ऑन बोर्ड देख लिया था, ये सारी चीज़ें वो सेम ही है जो हमने पढ़ा है। आप एक बार रीडिंग मान लीजिए। बायर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओन कैरिज, ये सब कुछ सेम है। CPT, अब हम देखते हैं CPT किसके लिए यूज हो सकता है? ऑल मोड्स ऑफ या एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेलर है क्लियर्स द गुड फॉर एक्सपोर्ट एंड पेज फॉर प्री कैरिज एंड मेन कैरिज टू नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। सेलर may pay on carriage cost which should be noted in the contract. Buyer is responsible for procuring cargo insurance, handling all import facilities. अब इस वाले में जो CPT है वो चाहे वाटर में भी हो सकता है, चाहे कोई से में भी हो सकता है। तो जो CPT है उस केस में क्या होगा? जो हमारा CPT है उस केस में क्या होगा कि ये हमारा CPT है, उसका मतलब है कैरिज पेड टू। उस केस में क्या होता है कि हम आपका जो भी बायर है उसने एक प्लेस या तो डेस्टिनेशन पोर्ट है, जो ये हमारे पास जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वहां तक या कोई भी प्लेस वो बता दे, या तो डेस्टिनेशन पोर्ट तक या कोई से भी प्लेस तक, तो उसमें क्या होगा? CPT लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यहाँ पर, जब भी टर्म्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में, एंड यहाँ लिखना पड़ेगा इनको टर्म्स 2020। ठीक है। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। उस कैरिज उस डेस्टिनेशन तक क्या करेगा? जो सारा जितना भी कैरिज लग रहा है वो कौन पे करेगा? जो बायर जो सेलर है वो पे करेगा। उस प्लेस तक, उस प्लेस तक क्या करेगा? सेलर पे करेगा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिस्क है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? जो पहली बार वो जो ट्रक में लोड करेगा, जब पहली बार वो जो पहला ट्रक है जो कि वहां पर वो एक इनलैंड ट्रांसफर करने के लिए USA के अंदर अंदर जो भी ट्रक में लोड करेगा या चाइना के अंदर, उस वहां पर ही रिस्क किसकी हो जाएगी? बायर की हो जाएगी। उसके बाद बस वो ये काम करेगा कि जो कैरिज मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो पे कर देगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लियरेंस है वो करवा देगा। पर जो इंपोर्ट क्लियरेंस है यहाँ पर आने के बाद जो डेस्टिनेशन पोर्ट पे, ये चीज यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है या बीच में कहीं और भी हो सकती है।
ये केवल हमने बताया इंडिकेट करने के लिए। तो वहां तक वो क्या करेगा, कैरिज की कॉस्ट पे कर देगा। अब वो उसके बाद जो यहाँ पर इंपोर्ट क्लियरेंस कराना है, कस्टम ड्यूटी पे कराना है, वो काम कौन करेगा, सारा का सारा काम करेगा वो जो कि बायर है। या अभी हम इसको पढ़ भी लेते हैं। सेलर क्लियर्स गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड पेज फॉर प्री कैरिज एंड मेन कैरिज टू द नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इसलिए सीपीटी में क्या होगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। फिर आप इसमें इनको टर्म्स 2020 ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। सेलर में पे ऑन कैरिज कॉस्ट विच शुड बी नोटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जहाँ जहाँ सेलर जहाँ तक पे करेगा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। बाय जो इसके लिए जो बीच में इंश्योरेंस होगा, ये जो बीच में मेन कैरिज होगा उस टाइम जो इंश्योरेंस चाहिए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इंपोर्ट फैसिलिटी, इंपोर्ट जो फॉर्मेलिटीज करना है वो भी किसको करना पड़ेगा, बायर को ही करना पड़ेगा। इसमें जो है दो क्रिटिकल पॉइंट है। रिस्क है वो, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि रिस्क और कॉस्ट अलग अलग जगह पास हो रही है। रिस्क पासेज वंस द गुड हैव बीन डिलीवर्ड टू द नॉमिनेटेड कैरियर एट द एग्रीड प्लेस ऑफ एट ओरिजिन। मतलब कि रिस्क तब पास हो जाती है, शुरू में ही पास हो जाती है, जैसे हमने देखा। और जो और जो और कैरीज कहाँ तक होगा, जहां तक कि नेम्ड प्लेस लिखा हुआ है वहां तक कैरीज होगा। इसके बाद आता है कैरीज पेड टू के बाद आता है कैरीज एंड इंश्योरेंस पेड टू। जैसे आप लोगों ने देखा होगा CFR और जो CIF है, CFR और CIF में इतना सा डिफरेंट है कि इसमें फ्रेट भी पेड होता है और इसमें फ्रेट के साथ इंश्योरेंस भी पेड होता है। सिमिलरली इसमें क्या है कि अगर आपने सेम है कि अगर आपने इंश्योरेंस भी पे कर दिया, कैरिज एंड इंश्योरेंस भी पे कर दिया, कोई भी प्लेट जहां तक आपका डेस्टिनेशन है CIP, कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड कर दिया, पेड टू जिस प्लेस तक आपने पे किया, पेड टू दिस प्लेस, तो उस प्लेस तक कैरिज और इंश्योरेंस जो ये आपको बीच में कार्गो का इंश्योरेंस है यहाँ से यहाँ तक, अगर वो पे हुआ तो उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, CIP बोलेंगे। और ये जो CPT CIP वाली टर्म्स हैं, जो CPT और CIP टर्म्स हैं वो ज़्यादा यूज की जाती है एयर वाले में, एयर वाले ट्रांसपोर्ट में। क्योंकि वाटर के लिए तो वो टर्म्स ज़्यादा सूटेबल है, और ये वाली उसके लिए भी यूज की जा सकती है, पर ये एयर वाले ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज है। भाई इस एयरपोर्ट तक हम मटेरियल डिलीवर कर देंगे, सारा हम पे कर रहे हैं कैरीज और इंश्योरेंस वाली कॉस्ट, पर हमारी जो रिस्क है कहाँ तक है, केवल हमने फर्स्ट कैरियर पे डाला। तो ये जो यहाँ तक, अब आप लोग देखे होंगे एक्स वर्क्स में क्या है, केवल डिपार्चर तक है, FCA FOB ये वाली जो टर्म्स है FOB तक, फ्री ऑन बोर्ड तक। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बायर है, जो सेलर है, वो केवल वेसल के बोर्ड तक ही जा रहा है कोस्ट में। CFR CIF में क्या कर रहा है कि वो जो मेन कैरिज है उसकी भी कोस्ट पे कर रहा है। CFR CIF CPT CIF में जो मेन कैरिज है उसकी भी कोस्ट पे कर रहा है ना। अब हम चलते हैं DPU डी। अब इसमें क्या हो रहा है, DPU DAP, इसमें क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन आ रहा है। डी का मतलब आप डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन तक काम चल रहा है, मतलब डेस्टिनेशन। तो DPU DAP और DDP में क्या होता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस। कि मान लो आपने कोई भी एक प्लेस बताया जहाँ पर बायर ने बोला कि ये मेरा प्रीमाइस है, जब वहाँ तक क्या करना पड़ेगा, सेलर को डिलीवर करना पड़ेगा, सारे काम उसको कराने पड़ेंगे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि डिलीवर्ड एट प्लेस, इसका मतलब होता है सेलर पेज फॉर कैरिज टू द नेम ऑफ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब क्या लिखा रहेगा, DAP, और जो भी प्लेस है डेस्टिनेशन का, मान लो फॉर एग्जांपल मुंबई लिखा हुआ है, वहाँ तक पे करना पड़ेगा। और बायर क्या रिस्पॉन्सिबल है, बायर को इंपोर्ट क्लियरेंस तो फिर भी बायर को ही कराना पड़ेगा। अनलोडिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर। मतलब वो क्या करेगा कि भाई यहाँ पर जो हमारा जो भी कोई गोदाम है वहाँ तक डिलीवर कर देगा और ट्रक लाके खड़ा कर देगा। उसके बाद क्या करना है, बायर को क्या करवाना है, वो अनलोड करवाना है। दूसरा जो इम्पोर्ट क्लियरेंस है वो भी किसको कराना है, बायर को ही करवाना है। अब इसमें एक चीज और, जो जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो पे करनी है वो भी किसको पे करनी पड़ेगी, बायर को ही करनी पड़ेगी। पर जो डिलीवर्ड एट प्लेस में क्या इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि
डिलीवर्ड एट प्लेस में कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की कहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेलर की कहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेलर इज रेस्पॉन्सिबल अप टू दिस पॉइंट, मतलब जब तक उसके पास नहीं पहुंचेगा सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बायर केवल जो इम्पोर्ट क्लियरेंस है उसमें हेल्प करेगा, इम्पोर्ट क्लियरेंस है वो करवा के दे देगा, क्योंकि वो वहाँ जो सेलर है वो इंडिया की, मान लो सेलर यूएसए का, तो उसको इंडिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं हो सकता, इसलिए बायर वो काम करवा सकता है। पर जो डेस्टिनेशन पे जो डिलीवर कराना है वो प्लेस पे, बस अनलोडिंग कौन करेगा, वो अनलोडिंग कौन करेगा, जो बायर है वो करेगा। और एक है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, इसमें और इसमें इतना सा डिफरेंस है कि जो अनलोडिंग का काम है, जो अनलोडिंग का काम है वो कौन करे, अनलोडिंग का काम भी कौन करेगा, सेलर ही करेगा। अनलोडिंग का काम भी कौन करेगा, सेलर ही करेगा। जो डीपीयू है, डीपीयू है, इसके लिए जो पहले इनको टर्म्स 2010 था उसमें एक टर्म था डीएटी, क्या नाम था उसका, डीएटी, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, डिलीवर्ड एट टर्मिनल। अब उसकी जगह क्या आ गया, डीपीयू आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि डीपीयू अब है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, उसके अनलोड भी कराना है। बायर, जो बायर है उसका काम केवल इंपोर्ट क्लियरेंस करवाने का है, एंड और कोई काम उसका नहीं है। अब ये जो इनको टर्म्स हम देख रहे हैं इनका मेन मेन मतलब ये होता है, पर एक चीज़ें और भी होती है कि हमारे को जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें और अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी कॉस्ट एग्जैक्टली, कौन कौन सी कॉस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली आपको डालना पड़ेगा। इसके साथ एक लास्ट होता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें क्या होता है कि सेलर is responsible for delivering the goods to the named place of destination. Seller bears all risk cost involved in bringing the destination, has obligation to clear the goods for export, import, carry out all custom formalities including the payment of DT tax जो भी पे करना है। Parties are advised not to if seller is unable to directly or indirectly obtain import clearance. जो डिलीवर्ड ड्यूटी पेड है उसमें मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डीएपी की तरह ही है, पर उसमें जो सेलर है उसका काम क्या हो गया, यहाँ से एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी कौन कराएगा, सेलर ही करवाएगा। वो इंपोर्ट क्लियरेंस भी कौन कराएगा, सेलर ही कराएगा। इंडिया में आके भी वो इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी, सब कुछ जो डिलीवर्ड ड्यूटी पेड सब कुछ काम कौन करवाएगा, सेलर ही करवाएगा। तो ये जो एक्स वर्क्स है, एक्स वर्क्स का बिल्कुल अपोजिट हो गया। एक्स वर्क्स में कौन था, सेलर, सेलर को अच्छा काम था, सेलर के लिए फेवरेबल था। और जो डीडीपी है वो किसके लिए फेवरेबल है, बायर के लिए। पर हम लोग जो भी बायर कोई भी सामान परचेज कर रहा है वो डीडीपी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हमने लिए फेवरेबल है तो अडोप्ट कर लेगा, क्योंकि अडोप्ट करने में प्रॉब्लम है कि जो सेलर है वो इंपोर्ट से इंपोर्ट क्लियरेंस नहीं ऑब्टेन कर सकता, क्योंकि वो इंडिया में नहीं है तो उसके लिए डिफिकल्टी होगी। तो इससे ऑब्वियसली ये हम जो बायर और सेलर है वो एक ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं, जो भी उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो जिसके पास जो सुविधा अच्छी है वो ऐसा मोड ऑफ ऐसा इनमें से एक सेलेक्ट करता है, ताकि उनके लिए क्या रहे, दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल रहे। और कोशिश ये करते हैं कि सब, हर पार्टी ये जरूर कोशिश करती है कि उसको मिनिमम कॉस्ट रहे, मिनिमम रिस्क रहे। तो आप होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप एक बार वापस से ये जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इनमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ये हैं, और ये चार्ट अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। तो इनको टर्म्स को अगर आपको अडोप्ट करना है तो आपको क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर आप पोर्ट या प्लेस रखा जाएगा। पोर्ट जो होती है, जो हम लोगों ने देखा कि CFR, CIF, FOB, फ्री ऑन बोर्ड, जो FAS, जो वाटर वाली जो है उनमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको पोर्ट लिखना पड़ेगा, जो भी वाटर पोर्ट है वो लिखना पड़ेगा। बाकी में आप जो नेम्ड प्लेस है वो डाल सकते हैं, और इनको टर्म्स 2020 लिखेंगे तभी, मतलब यहाँ पर इनको टर्म का नाम लिखना है तभी वो इम्पोर्टेंट होगी। और बेसिकली जो इनको टर्म है वो बता रही है कि भाई सेलर कहाँ तक डिलीवरी करेगा, उसके बाद बायर की कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो जाएगी, वो ज़्यादातर ये बता रही है। ठीक है, तो आपको ये देखना है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखने की, इनको टर्म्स केवल ये डिफाइन करती है कि भाई किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किसकी क्या कॉस्ट है, और किसकी क्या रिस्क है, ये डिफाइन करती है। पर वो ये डिफाइन नहीं करती है कि मान लो कि किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करी तो क्या करना पड़ेगा,
या कोई भी ब्रीच हुआ तो क्या करना पड़ेगा, किसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, किसको कितना पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें वो डिफाइन करते। ये केवल टर्म्स है जो कि ये डिफाइन करती है कि भाई इससे ये होगा, इससे ये होगा। बाकी जो कोई भी डिस्प्यूट होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कभी फोर्स मेजर घटना हुई मतलब कि तो तब क्या होगा, या मान लो कोई हार्डशिप आई तो उस केसेस में क्या होगा, वो इनको टर्म्स डिफाइन नहीं कर सकते। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको जरूर दोबारा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।